साथियों नमस्कार, मैं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज लोकसभा का अंतरिम बजट आया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने लगभग 60 मिनट के आसपास अपने भाषण में तमाम बिंदुओं को रखा है। आज हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि जो अंतरिम बजट लोकसभा का आया है उस पर जनता खुश है या नाखुश है। क्या कुछ कह रही है आई इंडिया की खास रिपोर्ट, आप भी देखिए। इस साल का इस लोकसभा का आखिरी बजट आया हुआ है जिसमें युवाओं की बात नहीं की गई है और इसमें युवाओं की बात करनी चाहिए इस बजट में लानी चाहिए युवाओं के लिए, और जो कि बेहतर रहेगा युवा पीढ़ी के लिए। और जो उन्होंने युवाओं के लिए वादे किए थे उनको निभाना चाहिए, जो कि अभी तक उन्होंने निभाया नहीं है 2014 से। अब जो भी किया हो, लेकिन इस साल का जो आखिरी बजट है उसमें ऐसा किया नहीं है। और इस बजट में मेरी उम्मीद है कि इस बजट में जो है युवाओं के लिए कुछ आना चाहिए। और मैं युवा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, और इनको नौकरियाँ भी निकालनी चाहिए और उन्होंने ऐसा किया नहीं, इसके लिए इनको करना चाहिए। और मेरे तरफ से यही रहेगा कि मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचे। आप पढ़ाई करते हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा BA चल रहा है। क्या बनना चाहते हैं? इस प्रेजेंट टाइम तो हम सोच रहे थे सरकारी टीचर सोच रहे हैं, लेकिन वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। अभी यूपी पुलिस की हैं, फरवरी में है, देखिए क्या हो रहा है। इसी तो हो रहा है। अब एज कैटेगरी बढ़ा दी गई है, पहले 21 तक था, 25 तक कर दिए हैं। अन्य लोगों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अंतरिम बजट पे उनका क्या कुछ कहना है। संबंध में जो है सरकार को और प्रयासरत होना चाहिए। जैसे कुछ कोर्सेज़ वगैरह है, जैसे DLED है, और हमारे पॉलिटेक्निक में जो है एग्रीकल्चर का कोर्स है। एग्रीकल्चर की संस्थाएं केवल 6 हैं यूपी भर में, ठीक है। उसका कोई स्कोप मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आ रहा है। लड़के इधर उधर मारे घूम रहे हैं। बिकॉज कितने समय में जो DLED जो करे बैठे हुए हैं, और आप ये देख रहे हैं कि उसकी फ़ीस जो है मनमाने तरीके से जो है, जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह हैं वो कैसे वसूलते हैं, और एक आम आदमी के लिए ये कोर्स करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, लेकिन रोज़गार के मामले में इसको थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आ रही हैं, यूपी गवर्नमेंट में भी थोड़ी सी और आ जाएँ तो और अच्छा हो जाएगा। और बाकी तो गवर्नमेंट में सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट आया है जिसमें युवा क्या कहना चाहेंगे, क्या युवाओं को कोई सौगात मिली है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप चाय बेचते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं, आपको नौकरी की लालसा है। क्या कहता है युवा? युवा भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है। भाजपा से युवा को बहुत सी उम्मीदें थीं। बस भाजपा का सिस्टम, भाजपा सरकार का यह है, मोदी सरकार का हो या योगी सरकार का हो, कि पढ़ा लिखा BEd हो, TT हो, BTech किया हो, MBA किया हो, BCA का आप आत्मनिर्भर बनिए। बस उसको रोज़गार से नहीं मतलब है कि आप लाखों रुपए लगा कर कीजिए, लाखों 10-20 लाख फार्म पड़ता है, कंपटीशन आदमी देता है, पास भी होता है, उसके बावजूद आप चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए, पान बेचिए, ठेला लगाइए। बस भाजपा सरकार का यही सिस्टम है। युवा संतुष्ट नहीं है। बस आपको मंदिर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उससे उनसे नहीं मतलब है। उसी में आप सबको खुश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए भाजपा को। युवा फिलहाल संतुष्ट नहीं है भाजपा सरकार से। इससे बढ़िया तो मायावती थी, कम से कम 72,000 भर्ती की थी, 80,000 भर्ती की थी 2008 में, और 2011 में 72,000 जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन था 2011 का मायावती सरकार था। उसके बाद अखिलेश सरकार ने 72,825 का एकेडमिक भर्ती का विज्ञापन निकाला था, उस पर भी बाबा जी ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा गया था। 290 करोड़ रुपया उसका भी जमा है, उस पर भी भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। और 2011 के BEd TT 11 के मुद्दे पर कोई नेता, न पत्रकार, न मतलब आम आदमी से लेकर कोई उस पर पुरसा हाल ही नहीं है। 10 साल 12 साल आज तक हो गए, कहूँ कुछ होना नहीं चाहिए। तो युवा मेरे हिसाब से संतुष्ट नहीं है। पढ़ा लिखा जो जितना वर्ग है, जो समझदार है, और ज़्यादातर ये होगा कि अगर लोकसभा का चुनाव आएगा तो ज़्यादातर जो डिग्री धारक है युवा बेरोजगार, वो सिर्फ नोटा दबाएगा, किसी पार्टी का नहीं। क्योंकि BEd TT 11 जो है वो चाहे मायावती सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, सबका वो प्रताड़ित है, दुखी है।
कब से आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और किन संघर्षों को झेल कर आप नौकरी की चाह रखते हैं? हम लोग तो 2011 से भी टीटी हैं। एक बार नहीं कम तो 2011, 13, 16, 18 चार बार टीटी निकाले, प्राइमरी निकाले, जूनियर निकाले, संस्कृत भाषा निकाले। अखिलेश को, सपा सरकार को लोग कहते थे कि वो उर्दू की भर्ती करा रहे, उसने कम से कम उर्दू शिक्षक की भर्ती तो की। कम से कम आप संस्कृत टीचर रखिए, आप हिंदी टीचर रखिए, सोशल का रखिए, जूनियर विज्ञापन निकालिए। आप तो साइंस और मैथ का निकाल ले, उसके बाद जो है जूनियर की भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। 5 साल हो गए, कितनी भर्तियाँ हुई? अगर जो भर्तियां हो भी रही हैं वो पिछले सरकार की हो रही हैं। 69,000 वाला भर्ती का जो है रिजर्वेशन वाला मामला चल रहा है, सब मुद्दा कोर्ट कचहरी में ही पड़े रहते हैं। कितना विज्ञापन निकला है आप बताइए हमको? 5 साल बीते जा रहे, कितनी नौकरी सरकारी भर्तियां निकली हैं? हमको न मिले कोई बात नहीं। हमारे जो पढ़े लिखे भाई बहन है, बीएड है, टीटी, बीटेक, एमबीए, कोई भी है, कोई भी पढ़ा लिखा बेरोजगार वो करे। ये थोड़ी है कि कोई फार्म पढ़ता है, पता चला 20 लाख लड़के पास हुए, 20 लाख में 2 लाख पास हुआ, तो क्या 2 लाख बेवकूफ़ है? भाई वो कंपटीशन किया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम किया है, बीएड की पढ़ाई किया है, फिर टीटी पास की है, फिर सुपर टेट पास किया, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। कितना वो कंपटीशन करे, कितनी परीक्षाएं वो दे, ये तो सरकार बताए मुझको। ये युवाओं का दर्द झलक कर आ रहा है। अब हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा के अंतरिम बजट को लेकर के जनता खुश है या नाखुश है। जय भारत। हम आज के बजट में, निर्मला सीतारमण जी के बजट में आज ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने रेल के लिए बजट किया है, ये सामान्य डिब्बे से बढ़ा के वंदे मातरम करेंगे, ये सरासर गलत है। क्योंकि आम जनता को इतनी परेशानी होती है ट्रेन में जाने में कि उसके कोई बखान नहीं कर सकता। जो वंदे भारत ट्रेन बना देंगे तो जो सामान्य नागरिक है या जो गरीब नागरिक है, जो मजदूरी वर्ग का पैसा जो या बिहार वगैरह, अमृतसर वगैरह जाता है, उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। कोई भी उसके लिए कोई स्थायी समाधान हमारे वित्त मंत्री जी ने या रेलवे मंत्री जी ने कोई भी नहीं किया है। नई वंदे भारत चलाने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक जनरल कोच के डिब्बे नहीं चलेंगे तब तक हम गरीबों का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात जो है, यातायात साधन, हर जगह पे टोल टैक्स, हर जगह पे जो भी जहाँ भी जाओ वहाँ पर टैक्स पड़ रहा है और हम व्यापारियों के लिए बहुत ही दुखद ये बजट आया हुआ है। इस बजट को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। बजट में जो है व्यापारियों के लिए कोई सहूलत नहीं दी गई है। जीएसटी हम लोगों को बराबर देना पड़ रहा है, उसके बावजूद व्यापारियों को कोई भी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही है। बल्कि जो किसान हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनको सुविधा हर प्रकार से दी जा रही, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो। हम लोग जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल कुत्तों की तरह देखे जाते हैं कि मतलब व्यापारी आगे चलो इसको चूसो। ये सरासर गलत है। जब तक व्यापारियों के ऊपर कुछ नहीं उत्पीड़न बंद होगा तब तक हम लोग बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ हैं। हम अपने सांसद से भी नाराज़ हैं कि वो महमूदाबाद के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। और अब हम माननीय विधायिका जी से भी कह रहे हैं, जो कुर्सी रोड वाला ओवरब्रिज बनना चाहिए वो नहीं बन के सिधौली वाला बन रहा है, जबकि कुर्सी वाला की ज़्यादा महानता थी। और जो बाईपास भी बन रहा है वो शहर के अंदर से बन रहा है, उसको शहर के अगर बाहर निकाल देते, कुर्सी रोड तरफ निकाल देते तो थोड़ी सी समस्या का समाधान हो जाता। हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अर्पित जी, जैसा आपने बताया कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उस बारे में हम उनको बजट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और एक देशवासी होने के नाते उनसे ये उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना भी करते हैं कि इस बजट में उन्होंने जो कुछ किया है संभवतः वो धरातल पे आ जाए, क्योंकि अब तक 5 सालों में उन्होंने जो भी बजट में रखा वो धरातल पे नहीं दिखा। जैसे आपने बताया कि ट्रेन के लिए उन्होंने कोशिश की, वंदे भारत ट्रेन के लिए डिब्बे जोड़ने की। मैं तो महमूदाबाद से बिलोंग करता हूँ और महमूदाबाद से जनपद सीतापुर 65 किलोमीटर दूर पड़ता है और मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हमेशा से महमूदाबाद वाया सीतापुर हम लोग ट्रेन से सफ़र करते थे। और हम नहीं, किसान और छात्र, युवा, बहुत से लोग ट्रेन का फ़ायदा उठाते थे। कई सालों से ये ट्रेनें जो हमारी लोकल ट्रेनें थी, जिनकी हमको ज़रूरत थी, वो बंद पड़ी हैं। हम लखनऊ के लिए आज तक कोई अच्छी मजबूत व्यवस्था नहीं कर पाए हैं जाने के लिए। फिर भी निर्मला सीतारमण जी को बधाई। और बजट के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं रखा गया, छात्रों के लिए कुछ नहीं रखा गया, रोज़गार के कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले इस बजट में कुछ भी हो
विकास हो हिंदुस्तान का और बजट के हिसाब से लोगों को रोज़गार मिले। और भी लोगों से हम बात करेंगे, ये थे युवा साथी, और भी लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अंतरिम बजट पर लोगों का क्या कहना है। हम व्यापारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अंतरिम बजट पे उनका क्या कहना है। अंतरिम बजट जो आया है आज वित्त मंत्री द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बजट आया है लेकिन ये मध्यम वर्ग के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, कोई राहत नहीं दी गई। अब तक के 5 सालों में देखा गया है कि मध्यम वर्ग के लिए कोई बजट पेश नहीं हुआ है। सिर्फ ये गरीबों को और अमीरों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे हम लोग बिल्कुल निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। आज मध्यम वर्ग कटोरा ले लिया है, बस भीख मांगने के लिए बाकी रह गया है। और किसी का ये अभी तक 5 साल हो गए, 5 साल में मध्यम वर्ग के लिए कोई विशेष योगदान नहीं दिया गया, खासकर व्यापारियों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि 5 सालों में 2 करोड़ नए मकान बनेंगे, लखपति आशा दीदियों को बनाया जाएगा, सामान ट्रेन के डिब्बे हैं उनको जो है दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद वंदे भारत का टाइटल दिया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहिए? इसमें देखा जाए अगर जो इनकम टैक्स पे जैसे करते हैं, आज उनकी बिक्री के हालात में देखा जाए तो बिल्कुल शून्य है। ऑनलाइन को प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है, तो ये मकान देने को कोई इतना नहीं है, बाकी से कोई मध्यम वर्ग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये उन लोगों को फ़ायदा होगा जो काम करने लायक नहीं है, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आगे काम करने के इच्छुक भी नहीं रहते हैं कि काम करें। अन्य लोगों के पास भी चलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले जो अंतरिम बजट आया है उस पर उनका क्या विचार है। अजय किसान, चूँकि यहाँ के ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आबादी लगभग 60% के आसपास किसानी पे आश्रित है। किसान के लिए ये तो सरकार खैर कुछ कर ही नहीं रही है, न बजट में कर रही है न कुछ कर रही है, और जो योजनाएं एक बना रही है खोखली है, प्योर। अगर हमको एक तरफ वो दे रही है सम्मान निधि, ठीक, वो भी लिमिटेड लोगों को दे रही है, उसके एवज में हमसे ले रही है पेट्रोल पे जीएसटी, खाद के रेट उसने बढ़ा दिए, कृषि यंत्रों पे जीएसटी लगा दी। मतलब एक हाथ से अगर वो 1 पैसा दे रही है तो 4 पैसे ले रही है। और अगर बजट में किसानों के लिए नहीं है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। 2 चीज़ें मेन फोकस होना चाहिए, या तो जो छोटे उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जाए, बेरोजगारी की समस्या तब दूर होगी, या जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, जो ये जगह खाली पड़ी हुई हैं इनको भरा जाए। मैं अपना व्यक्तिगत मानना है, ये जो सम्मान निधि मिल रही है या फ्री राशन मिल रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, 83 करोड़ को आप देते हैं फ्री में राशन, और ये कहते हैं जिनको हम खाना दे रहे हैं 2 टाइम का। इसका मतलब है कि 83 करोड़ आदमी हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे है। उसको अगर खाना नहीं मिले तो खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कैसा मापदंड है? ये तो दोहरा मापदंड है ना मेरे हिसाब से। और ये नहीं होना चाहिए। किसानों की भी बात होनी चाहिए, रोजगार, और रोजगार सबसे ज़्यादा जो लघु उद्योग हैं, जब तक इनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, कोरोना के बाद से लगातार लघु उद्योगों की संख्या घटती जा रही है। अगर इनको स्थापित नहीं किया गया तो रोजगारों का सृजन नहीं होगा। तीसरी अर्थव्यवस्था है, इस पे भी मैं थोड़ा कहूँगा। जो कुल हमारे यहाँ की इनकम है, कुल इनकम का 30% 1% आदमी के पास है। नीचे का जो आदमी है 50%, उसके पास मात्र संभवतः 14%। ये जो आर्थिक विषमता बढ़ती चली जा रही है, हम क्या करेंगे? आपके पास 2 करोड़ रुपया आ जाए और हमारे पास 1000 रुपया हुए, ग्रोथ तो हो गई, हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन में 5वीं भी बन जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय क्यों घटती जा रही है? इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। नहीं, बहुत बड़ा है वो मार्जिन और घटता चला जा रहा है। 2014-15 के आंकड़े देखिए और वर्तमान समय में 23-24 के आंकड़े देखिए, आपको स्पष्ट फर्क आएगा। हम मोबाइल सेक्टर में आत्मनिर्भर हो गए, है ना। यह बहुत तेज है प्रोपेगेंडा। जितने इक्विपमेंट होते हैं वो मैं विदेश से मंगवाता हूँ, केवल उनकी असेंबलिंग कर देता हूँ, और मैं मोबाइल का बहुत बड़ा उत्पादक हो गया देश। ये कहाँ सकता है भाई? अपने यहाँ जब तक मैं कल पुर्जों नहीं बनाऊंगा तब तक मैं कैसे आत्मनिर्भर हूँगा? स्वदेश
हम हैं स्वदेशी अपना रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया है ना। चीन से सामान चला रहा है, अपने यहाँ उत्पादन हो नहीं रहा है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी तब तक देश की अर्थव्यवस्था ये तीसरी के पाँचवीं के बजाय तीसरी भी हो जाएगी। ये असमानता आर्थिक नहीं दूर होगी, तब तक कल्याण इस भारतवर्ष का संभव नहीं है। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? महंगाई तो अब क्या है, मेन है आदमी खाना कैसे बनाएगा। वो मिलता है इस समय 950 रुपये सिलेंडर। सबसे ज़्यादा रसोई की प्रॉब्लम है वो ये है ना। आम आदमी को चलने के लिए पेट्रोल महंगा, किसानों के लिए डीजल महंगा। तो महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी तरीके का आप आंकड़ा देखिए, जो हमारा युवा है जो पढ़ रहा है 18 से 25 साल के, और ये आंकड़ा मैं तो थोड़ा और मिला दूँ 18 से 30, वहाँ पे बेरोजगारी का आंकड़ा 40% के ऊपर है, क्रॉस कर गया। अगर हमारा 40% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है तो महंगाई तो अपने आप आएगी। एक किसान परिवार का आदमी, एक मिडिल क्लास की इनकम का आदमी यदि अपने बच्चों को पढ़ाता है, इतनी महंगी शिक्षा, जो शिक्षा व्यवस्था भी बहुत महंगी है अपने यहाँ की, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है ना। पढ़ लिख के तैयार हुआ, उसके बाद नौकरी की कहीं है नहीं। नन प्योर आप सरकारी नौकरी न निकालें, वो लिमिटेड लोगों को मिलेंगी या जितने पद हैं उतने मिलेंगी, वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन ये लोग तो बढ़ावा दीजिए, और पद भी आप नहीं भरना चाहते हैं। ऑल ओवर इंडिया मेरे ख्याल से 10 लाख के पद आप आसपास खाली हैं, क्यों नहीं भरती है सरकार इनको। और प्रदेश के अगर अलग अलग आंकड़े लिए जाएंगे तब तो और ज़्यादा संख्या निकल आएगी। तो महंगाई भी चरम सीमा पे है, और उसका कल्याण तभी है जब किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर ये है। नौकरी में तो मुश्किल से 4% आदमी हैं, उनकी तो आप तनख्वाह बढ़ा ही रहे हैं, उनको तो टीएडीए दे ही रहे हैं। ये 7 लाख तक का इनकम टैक्स से आप कर दिया। 7 लाख किनकी इनकम है एक्चुअल में? फ़ायदा तो उन्हीं लोगों को है जिनके पास पैसा है, हमारा तो फ़ायदा है नहीं। हमको तो झेलना पड़ेगा, आलू सब महंगा खरीदना पड़ेगा, तेल महंगा खरीदना पड़ेगा, दूध महंगा खरीदना पड़ेगा। तो महंगाई चरम पे है। महंगाई चरम पे है, आप अधिवक्ता तो है ही और साथ ही साथ आप किसान भी हैं। तो अंतरिम बजट जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आया है, उस पर लोगों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, उसको साझा करने का काम आई इंडिया ने किया है। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही ऐसी अपडेट्स लाते रहते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।